जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री पर चल रही है मराठा एम्पायर की बात, यानी कि मराठा एम्पायर का। इससे पहली क्लास में हमने आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध की बात की थी। पहला युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के साथ में मराठाओं का, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको इससे पहली वाली क्लास में दे दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एक के बाद में एक अगर आप क्लास को कंप्लीट करेंगे तो आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी और आप अच्छे से नोट्स भी बना पाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो है दूसरा, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 1805 के बीच में। ये जो युद्ध चला था अंग्रेजों के साथ में मराठाओं का, उस पर मैं आज आपको पूरी जानकारी इस लेक्चर में देने वाला हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर लें तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट की, जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर अन्य सब्जेक्ट, सभी पर मैं लगातार क्लास दे रहा हूँ। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है। अगर आप हिस्ट्री की ही स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पर मैं पूरी चर्चा करूंगा, और इससे पहले की लगातार जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि लगातार मेरे माध्यम से आप सभी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे अन्य सब्जेक्ट के साथ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी की मैं एक के बाद में एक थ्योरी क्लास ला रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। तो आज हिस्ट्री का लेक्चर रहेगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में मैंने आपको जैसे बताया कि ये युद्ध 1803 से लेके 1805 के बीच में ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध की पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अब आपके सामने रखूंगा। तो एक एक करके पूरी क्लास को देखिएगा आप, और पूरी क्लास को अच्छे से सुनिएगा। अगर आप नोट्स बनाने में अगर ज्यादा ही बेहतर समझते हैं तो आप नोट्स भी बनाते जाइएगा, बीच बीच में आप पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये युद्ध जो चला था ये 1803 से लेकर 1805 के बीच में चला था। इससे पहले वाला जो युद्ध था वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अगर उसकी बात की जाए तो वो 1775 से लेके 1782 के बीच में लगभग 7 वर्ष का युद्ध था। उसके बाद में उसमें जो आखिरी संधि की गई थी वो सालबाई की संधि थी। उस सालबाई की संधि में ये निर्णय लिया गया था कि उसमें अंग्रेज और मराठाओं के बीच में अब शांति का व्यवहार रहेगा और शांति बनी रहेगी। लेकिन ये शांति का जो एक पूर्ण विराम था वो विराम 20 वर्ष के बाद में टूट जाता है। और 20 वर्ष के बाद में ये दूसरा युद्ध हमें देखने को मिलता है 1803 से लेके 1805 के बीच में। इसको आप याद रखिएगा। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि लगभग 3 वर्षों तक चला, कब से 1803 से लेके 1805 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज मराठाओं के संबंध में, ये समझ लीजिए कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इसके बाद में जो भी होगा उसमें अंग्रेजों का जो इसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो भूमिका होगी वो मराठाओं से ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि ये जो युद्ध था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आंग्ल मराठा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनने वाला था। और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हो रहा था अंग्रेजों का और मराठाओं का। ठीक है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लें, इसकी शुरुआत की बात कर लें, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पहले जैसी स्थिति में ही शुरू हुआ था। अगर हम बात करें अगर इतिहास की, तो 1795 में जब पेशवा राव नारायण की जब मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो विद्रोह होता है और उनके बाद में उनकी कोई संतान नहीं होती है, और अंग्रेजों के हाथों जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हारते हैं, और उसमें जो संधि की जो कला होती है उससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। और उस कारण से यहाँ पे 1795 में माधवराव
माधवराव नारायण जो पेशवा थे वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब उनकी आत्महत्या हो जाती है और उनकी कोई संतान ना होने के कारण अब ये पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो रघुनाथ राव पर आ जाता है। रघुनाथ राव जो कि पेशवा माधव राव नारायण के क्या थे, चाचा थे। ठीक है, तो चाचा तो वृद्ध हो गए थे, लेकिन चाचा का एक पुत्र था और वो पुत्र का नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या था? बाजीराव द्वितीय। 1795 में माधव नारायण माधव अ, माधव मैं लिखता जाता हूं यहाँ पे इससे कि आपको याद रहेगी। माधव नारायण राव, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या के बाद में बाजीराव द्वितीय यहाँ पर गद्दी पे बैठता है, जो कि रघुनाथ राव का अयोग्य पुत्र था, यानी कि उसमें वो योग्यता थी नहीं। लेकिन इसके बाद में मराठा एम्पायर में पेशवा के पद की दावेदारी रखने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं था। तो माधव नारायण राव का जो चाचा था रघुनाथ राव, जो कि पहले से ही सत्ता की लालच के लिए पेशवा बनना चाहता था, तो अब उसके पुत्र को यहाँ पर गद्दी पर बैठा, वो देख के काफी खुश हुआ होगा। तो रघुनाथ राव अपने अयोग्य पुत्र के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका जो अयोग्य पुत्र था वो था बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय ये 1795 में, नोट कीजिएगा, 1795 में, 1795 ईस्वी में ये मराठा एम्पायर में यहाँ पर पेशवा बनाया गया। बाजीराव द्वितीय के बारे में ये बात की जाती है कि जब बाजीराव द्वितीय बना था उस समय नाना फडणवीस भी थे। नाना फडणवीस जो कि लगभग उसके बाद में 4 वर्ष या 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं। नाना फडणवीस के द्वारा ही यहाँ पर जो रघुनाथ राव था उसको गद्दी से बेदखल कर माधव नारायण राय को गद्दी पर बिठाया गया था और इन्होंने 12 जो वो थे 12 बार काउंसिल जो थी उसकी स्थापना की थी, जो कि उस माधव नारायण राव जो कि एक छोटा बालक था उसकी रक्षा के लिए यहाँ पे 12 भाई काउंसिल की स्थापना करके इस पूरे के पूरे मराठा एम्पायर को नाना फडणवीस के द्वारा संभाला गया था और उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया था नाना फडणवीस ने। तो नाना फडणवीस उस समय पूरी की पूरी मराठा एम्पायर का एक मुख्यमंत्री के पद पे था, जो कि एक मुख्य सलाहकार भी माना जाता था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रघुनाथ राव के साथ में उसने उसको गद्दी से बेदखल कर मुख्य पेशवा को यहाँ पर गद्दी पे बैठाया था, तो रघुनाथ राव और नाना फडणवीस के बीच में कहीं ना कहीं शत्रुता थी। तो वही शत्रुता यहाँ पर बाजीराव द्वितीय के बीच में भी देखने को मिलती है। तो बाजीराव द्वितीय के कट्टर शत्रु के रूप में जाने जाते थे कौन? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो कि बाजीराव द्वितीय के कट्टर होने के बावजूद भी बाजीराव द्वितीय के ही शासनकाल में यहाँ पर 1795 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सबसे बड़े योग्य ही व्यक्ति थे जो कि मुख्यमंत्री बने रहे थे। ये याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय के समय भी नाना फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं। मराठाओं के बीच में यहाँ पर अब क्या हुआ, क्योंकि रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय जो कि यहाँ पर पेशवा बनकर आ गया था, तो जो अन्य यहाँ पर उपराज्य थे, अन्य जो मराठा यहाँ पर प्रमुख थे जो कि उपराज्यों में थे, जैसे कि होलकर के साथ में भोसले के साथ में सिंधिया, तो ये सब जो थे इनमें कहीं ना कहीं एक मतभेद पैदा हो जाते हैं और ये भी कहीं ना कहीं पे मराठा एम्पायर के प्रमुख बनने के दावेदारी की बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे मराठाओं के बीच में मतभेदों ने यहाँ पर काफी ज्यादा जन्म ले लिया था और मतभेद यहाँ पर बढ़ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर मराठा एम्पायर की गद्दी की बात थी। तो यहाँ पर इस मतभेद का फायदा अंग्रेजों को मिलने वाला था, यानी कि मराठाओं के बीच के मतभेद ने अंग्रेजों को मराठा मामले में हस्तक्षेप यानी कि उसमें इंटरफेयर करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। एक बहुत ही अच्छा मौका अंग्रेजों को यहाँ पर मिल गया था। इससे पहले ही अंग्रेजों ने सालवाई की संधि में काफी कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर डिस्प्यूट डेवलप हो गए थे मराठाओं के जो यहाँ पर सिपे सलार थे, जो कि अन्य उप राज्यों में
शासन कर रहे थे, सिंधिया, होलकर, भोसले, तो इन सभी में मतभेद पैदा हुए। अब जब तक नाना फडणवीस रहे तब तक तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस रही और उन्होंने जितने भी उपराज्य के जो प्रमुख थे उनको यहाँ पर संभाले रखा और वो तब तक यहाँ पर कोई भी ऐसी आशंका नहीं थी कि यहाँ पर एक डिस्प्यूट डेवलप हो पाए। लेकिन जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, नाना फडणवीस की मृत्यु की बात करें तो ये भी एक डेट आपको याद रखनी होगी, ये 1799 से लेके से 1800 के बीच में इनकी मृत्यु मानी जाती है और इस समय इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये भगवान को प्यारे हो जाते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तो इस मृत्यु से अंग्रेजों को काफी ज्यादा आसान्वित होने लगे थे वो, क्योंकि नाना फडणवीस ही थे जो कि एक प्रकार से एक एब्स्ट्रक्शन थे, एक बैरिकेड थे अंग्रेजों के लिए मराठा एम्पायर में घुसने के लिए। लेकिन यहाँ पे 1800 के आसपास जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है उससे अंग्रेजों को यहाँ पर एक अतिरिक्त लाभ लेने का मौका मिल गया था। तो ये थी पूरी एक बेसिक पृष्ठभूमि जिससे कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि ये युद्ध का क्रम कैसे चलता है। तो हम युद्ध के क्रम की बात करें तो 1 अप्रैल की जो डेट लिखी हुई है इसको नोट कीजिएगा, 1 अप्रैल 1801। 1 अप्रैल 1801 को पेशवा ने जसवंत राव होलकर के जो भाई थे, यानी कि ये भी एक प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ ही है कि किस तरीके से यहाँ पर युद्ध का क्रम शुरू होता है, कैसे घटनाएं घटती हैं। क्योंकि यहाँ पर नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पे मतभेद उभर के सामने आ जाते हैं और जो अलग अलग उपराज्य के जो प्रमुख थे जिसमें कि जसवंत राव होलकर, ठीक है ना, सिंधिया और ये सभी लोग थे, ये कहीं ना कहीं पे अपने एक गुट बनाने में लग गए थे। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1801 को पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, जसवंत राव होलकर के जो भाई थे जिनका नाम था बिट्टू जी, नोट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिससे कि पूरा का पूरा इतिहास बदलने वाला है अभी आपका। तो यहाँ पर मैं इनका नाम लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको नोट करना है। क्या नाम था, बिट्टू जी, बिट्टू जी, बिट्टू जी होलकर बोल सकते हैं इनको, बिट्टू जी होलकर, जो कि इनकी क्या थी, भाई जसवंत राव होलकर के भाई। अगर जसवंत राव होलकर की बात की जाए तो जसवंत राव होलकर जो कि तुकोजी होलकर के क्या थे, तुकोजी होलकर का एक नाजायज बेटा था जो कि होलकर साम्राज्य को यहाँ पर हथिया लिया था, होलकर साम्राज्य का स्वामी बन बैठा था, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको पूरा बता दिया है, जिसको कि आप अगर नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर होलकर डायनेस्टी, होलकर वंश के बारे में मैंने पूरी क्लास लेके रखी हुई है। ठीक है, तो जसवंत राव होलकर का जो भाई था, जो था बिट्टू जी होलकर, उसकी हत्या कौन कर देता है, 1 अप्रैल 1801 को बाजीराव द्वितीय के द्वारा यहाँ पर हत्या करवा दी जाती है, यानी कि वो उसको मार दिया जाता है। जब जसवंत राव होलकर को इसके बारे में मालूम पड़ता है तो यहाँ पर गुटबाजी पहले ही चालू हो गई थी, जिसमें कि सिंधिया और बाजीराव द्वितीय ये दोनों एक साथ मिल गए थे, यानी कि सिंधिया ने बाजीराव द्वितीय का साथ दिया था। जो सिंधिया परिवार था उसने बाजीराव द्वितीय का साथ दिया और वो उसके साथ में जाकर मिल गया। तो यहाँ पर इन दोनों की सेना एक साथ खड़ी थी। इसके खिलाफ जसवंत राव होलकर इतना ज्यादा क्रोधित था कि वो अब बाजीराव द्वितीय को यहाँ पर मारने पर उतारू हो गया था। लेकिन सिंधिया बाजीराव द्वितीय के साथ में खड़ा था और यहाँ पर इन दोनों की संयुक्त सेना यहाँ पर एक साथ खड़ी हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस संयुक्त सेना के विरुद्ध इसने अपनी सेना खड़ी कर दी थी, यानी कि अब जो युद्ध था वो युद्ध यहाँ पर सिंधिया और बाजीराव द्वितीय के बीच में, सिंधिया और बाजीराव द्वितीय के बीच में जो था वो संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ में जो था वो था कौन, होलकर की सेना थी, यानी कि होलकर का युद्ध था वो सिंधिया और बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में होने वाला था। अब यहाँ पर इसी बीच में ये जो सेना आजू बाजू थी, काफी समय लगा और समय रहते रहते यहाँ पर ये सेना आपस में भिड़ती रही और इस भिड़े में युद्ध चलता रहा, उथल पुथल जारी रही और युद्ध होता रहा। युद्ध होने के बाद में
ये डेट याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1802। 25 अक्टूबर 1802 को जसवंत ने पूना के पास, जो नोट कीजिएगा, जसवंत राव होलकर ने क्या किया, पूना के पास में, पूना के पास में एक गांव था जिसका नाम था हड़पसर। क्या नाम था? हड़पसर में पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को बहुत ही निर्णायक रूप में हरा दिया। यानी कि हड़पसर में अब सिंधिया की और बाजीराव द्वितीय यानी कि पेशवा की जो सेना थी वो कमजोर साबित हुई, और जसवंत राव होलकर ने यहां पर किसको हरा दिया था? यहां पर हार हो गई थी किसकी? पेशवा की हार हो जाती है। यहाँ पे पेशवा यहां पर हार जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि सिंधिया के साथ में यहाँ पर संयुक्त सेना के साथ में लड़ रहा था, लेकिन जसवंत राव होलकर की सेना से यहाँ पर कमजोर साबित होता है, और पूना के पास में अक्सर एक क्षेत्र है, वहां पर आमना सामना होते हुए यहाँ पर निर्णायक रूप से एक रिजल्ट निकलता है, और यहाँ पर दोनों की सेना को परास्त कर देता है। कौन? जसवंत राव होलकर। अब परास्त होता है तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंधिया और पेशवा दोनों ही भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर पेशवा जो जिससे कि प्रमुखता से एक शत्रुता थी, उसके साथ में यहाँ पर पीछा करता है, तो पेशवा यहाँ से भागता है। जब पेशवा भागता है तो उसके बीच में जब वो गद्दी पूरी खाली मिल जाती है, यानी कि पेशवा की गद्दी अब खाली हो जाती है। पेशवा वहां से भाग खड़ा होता है, कहां से? पूना से। पूना यहाँ की के प्रमुख पेशवा थे, तो पेशवा को अब यहाँ पर गद्दी खाली होते हुए यहाँ पे अपने भाई को बैठाता है। भाई क्या नाम था? भाई का विनायक राव। नाम नोट कीजिएगा। जो भाई नहीं, सॉरी, अपने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को, अमृत राव जो कि उन्हीं के साथ का एक व्यक्ति था, अमृत राव, उसके पुत्र था विनायक राव, उसको यहाँ पर पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया। किसके द्वारा? जसवंत राव होलकर के द्वारा। अब वो गद्दी पर बैठ जाता है। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बैठ जाता है और यहाँ से बाजीराव द्वितीय भाग जाता है। कहाँ भागता है? बसीन भाग जाता है। बसीन जो कि पूना के पास ही लगा हुआ क्षेत्र है, जो कि दक्षिण भारत में बात की जाए तो सह्याद्री पर्वत यानी कि कोस्टल जो पश्चिमी भारत है वहां से लगा हुआ क्षेत्र है बसीन। बसीन ये भाग खड़ा होता है। जब भाग खड़ा होता है तो ये यहाँ पर 31 दिसंबर 1802 की डेट याद रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ये एक ट्रीटी की डेट है, ठीक है ना। 31 दिसंबर 1802 को ये अंग्रेजों के साथ में एक संधि पर हस्ताक्षर करता है। कहां पे? बसीन में, जिसको कि बसीन की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसीन में रहकर अंग्रेजों के साथ में बाजीराव द्वितीय ने संधि की, और वो संधि इसलिए की क्योंकि यहाँ पर बाजीराव जसवंत राव होलकर से हार गया था, और उसको वो क्षेत्र जो हारा हुआ था वो वापस से चाहिए था। तो बसीन जाकर बसीन में ये अंग्रेजों के साथ में संधि करता है 31 दिसंबर 1802 को, ठीक है। जब ये संधि करता है तो संधि पर इसने हस्ताक्षर किए। अब हम करेंगे बात संधि की, क्योंकि यहाँ पर संधि बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इस संधि के बारे में पूछा गया है। इसको कहा जाता है बसई की संधि या फिर बसीन की संधि। और इसका मैंने अलग से एक पूरा छोटा सा टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो कि छोटा पैकेट बड़े धमाल में मैंने जानकारी दी है। आज मैं इसको इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। वो भी मैंने कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक के पेज पे भी आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम इसी पे कर रहे हैं, जो कि है बसई की संधि या फिर बसीन की संधि, जो कि 31 दिसंबर 1802 को होती है। जो कि किसके बीच में होती है? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। जो वहां पे लिखा हुआ ना, अंग्रेजों के साथ संधि होती है किसकी? बाजीराव द्वितीय की, ठीक है। तो ये जो संधि होती है, इस संधि में यहाँ पर कुछ शर्तें यहाँ पर रखी जाती हैं अंग्रेजों के द्वारा, और साथ ही साथ कुछ शर्तें रखी जाती हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। वो बाजीराव द्वितीय
जिसको कि अंग्रेजों का साथ चाहिए था। तो यहाँ पर शर्तें कौन सी होती हैं? सबसे पहली शर्त है, संधि की प्रमुख बातें यहाँ पे शर्तें मान लो। तो शर्तों में यहाँ पर जो बातें हुई वो बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ये क्षेत्रीय तोपखाने, यूरोपीय तोपखाने और पैदल सेना, यानी कि यहाँ पर कंपनी के पास में जो उसके रीजनल जो असला था, यानी कि उस क्षेत्र में जो असला बारूद था, तोपखाने थे, वो तोपखाने का साथ बाजीराव द्वितीय चाहता था। साथ ही साथ में यूरोपीय तोपखाने का भी साथ बाजीराव द्वितीय चाहता था। तो इस तरीके से इस तोपखाने में जो बात हुई है, बाजीराव द्वितीय, क्षेत्रीय तोपखाना, यूरोपीय तोपखाना और पैदल सेना, यानी कि यहाँ पर जो कंपनी के जो क्षेत्रीय तोपखाने थे, यूरोपीय तोपखाने थे, साथ ही साथ में एक उसी अनुपात में जितना तोपखाने में जो असला बारूद था उसी अनुपात के साथ साथ में उसने एक पैदल सेना की भी डिमांड रखी, यानी कि पैदल सेना भी प्राप्त करना था, जो कि उसके क्षेत्र में जहां पे वो रह रहा है बसीन में, वहां पर परमानेंटली वहां पर तैनात रहे, परमानेंट तैनात रहे, जिससे कि जसवंत राव होलकर जो कि बहुत ही ज्यादा पुद्र है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उस पर कहीं हमला ना कर दे और फिर से कहीं ना कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए अंग्रेजों से ये सारी चीजें बाजीराव द्वितीय ने मांगी। ठीक है ना, ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त की बात की जाए तो दूसरी शर्त में यहाँ पर अंग्रेजों ने इस के बेसिस पे कुछ डिमांड रखी। पहली डिमांड थी, जो बसीन है, जिस बसीन में उसने संधि की थी वही बसीन उसको चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पर बसीन का जो क्षेत्र था, जो कि सालाना 26 लाख रुपए की एक रेवेन्यू जनरेट करता था, जो कि राज्य को मिलती थी, वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर कंपनी को सौंपना होगा, यानी कि कंपनी ने ये बात रखी। ठीक है, तो ये एक शर्त जो कंपनी के द्वारा थी। साथ ही साथ में कंपनी ने दूसरी शर्त, यानी कि ये शर्त तो पूरी जो थी वो कंपनी मान गई, लेकिन इसके बेसिस में कंपनी ने, अंग्रेजों ने क्या क्या डिमांड रखी, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। पहली डिमांड मैंने आपको बता दी, 26 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू वाला बसीन क्षेत्र यहाँ पे की क्या कंपनी को सौंपना होगा, ये अंग्रेजों ने बात रखी। साथ ही साथ में सूरत शहर, जो सूरत था जो कि उसी के बाजू से लगा हुआ था गुजरात में, सूरत शहर को भी यहाँ पे आत्मसमर्पण करना होगा, वो भी उनके हाथ में। साथ ही साथ में इनकी निजाम के साथ में जो एक चौथ वसूली की परंपरा थी, क्योंकि निजाम को ये कई बार हरा चुके थे। कौन हरा चुके थे? माधव नारायण राव, जो कि इससे पहले के पेशवा थे, इन्होंने निजाम को हराया था, जो कि 1761 के बाद में इन्होंने हराया था। तो जब 1761 के बाद में माधव नारायण को जब हरा दिया गया और माधव नारायण ने निजाम को हराया, तो तब इन्होंने चौथ वसूलना चालू की। तो लेकिन अंग्रेजों की निजाम के साथ में एक मधुर संबंध थे, तो एक शर्त ये भी रखी कि ये निजाम पर से अपना पूरा पावर खत्म कर देंगे, साथ ही साथ वहां से जो चौथ वसूलते थे वो चौथ का भी दावा छोड़ना होगा। क्या? सूरत शहर को आत्मसमर्पण के लिए निजाम के प्रभुत्व पर चौथ के दावों को छोड़ देना होगा। तो ये अंग्रेजों की क्या थी? दूसरी डिमांड थी, सूरत शहर पर आत्मसमर्पण पर, साथ ही साथ में निजाम पर प्रमुख दावे पर और चौथ को छोड़ना होगा। और साथ ही साथ में यहां पर अगली बात ये की गई कि उनके द्वारा निजाम और गायकवाड़ के बीच में जो भी यहाँ पे मतभेद थे, यानी कि जब पेशवा का के मतभेद गायकवाड़ के बीच में भी हो गए थे, साथ ही साथ में निजाम के बीच में भी हो गए थे। तो यहाँ पर अगर कोई मतभेद है, कोई भी मन मुटाव है, तो अंग्रेजों ने यह बात रखी कि निजाम या फिर गायकवाड़ के साथ में भी अंग्रेजों के एक मधुर संबंध हो गए थे, क्योंकि जो उस समय का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो कौन था? आर्थर वेलीजली। तो आर्थर वेलीजली ने पहले से ही गायकवाड़ों के साथ में, निजामों के साथ में सहायक संधि कर ली थी, और सहायक संधि के साथ साथ में यहाँ पे गायकवाड़ भी इनके अंडर में आ गए थे। तो गायकवाड़ इनके अंडर में ही पूरा शासन चला रहे थे। तो एक बात ये भी रखी थी अंग्रेजों ने
कि निजामों के साथ में और गायकवाड़ों के बीच में जो भी सभी मतभेद थे, उस मतभेद के बीच में यहाँ पर अगर वो खत्म करने होंगे तो इसमें कंपनी को बीच में लाना होगा, ये भी एक बात रखी थी। ठीक है, तो यहां पर क्या बात रखी, उन्होंने निजाम और गायकवाड़ के बीच में जो भी मतभेद है उसमें कंपनी की मध्यस्थता को यहाँ पे स्वीकार करना होगा, यानी कि सभी मतभेदों में कंपनी की मध्यस्थता जरूरी थी, चाहे वो निजाम के साथ हो या फिर गायकवाड़ के बीच में हो। अगर कहीं पे कोई भी मतभेद हो तो उसमें यहाँ पर बाजीराव को कंपनी को बीच में लाना होगा, ये भी एक शर्त थी। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो थी अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के लोग, यानी कि सिर्फ अंग्रेजों की कंपनी नहीं थी यहाँ पे उस समय अन्य यूरोपीय देश की कंपनी भी यहाँ पे थी, फ्रांसीसी भी थे उस समय, और साथ में अन्य कंपनी भी यहाँ पर बिजनेस कर रही थी। तो इन्होंने एक बात ये भी रखी कि अंग्रेजों के साथ में जिनका युद्ध चल रहा है, जो जो यहाँ पे यूरोपीय कंपनी युद्ध कर रही है, उनके साथ में यहाँ पर जो भी यूरोपीय लोग हैं उनको आप यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखोगे। क्या, यहां पर आप उनको नौकरी पर नहीं रखोगे, ये भी बात इन्होंने कही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे साफ समझ में आ गई होगी, अन्य कंपनियों के यूरोपीय राष्ट्र के साथ में कोई मतभेद और नौकरी पर नहीं रखना है, और अन्य राज्यों के साथ में, ठीक है ना, जब भी कोई अपने संबंधों के बारे में बात करनी हो, कोई भी संबंध स्थापित करने हो, तो यहाँ पे अंग्रेजों का नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि अंग्रेजों के नियंत्रण में ही वो पूरा पूरा काम होगा, ये भी बात रखी थी। और फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब ये संधि हो गई तो ये संधि के सारे पॉइंट्स यहाँ पर हो गए, फिर युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को आई कि यहाँ पर जब ये सब चीजें हो गई तो सिंधिया और भोसले के द्वारा मराठाओं की स्वतंत्रता बचाने का काफी प्रयास किया गया, और उस प्रयास को ही यहाँ पे आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे द्वितीय युद्ध हुआ, और उस युद्ध में यहाँ पे बेरीजली के द्वारा इन दोनों को हराया गया, सिंधिया और भोसलों की बहुत बुरी तरीके से हार हुई, और हार के बाद में इनको संधियों के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हसीन की संधि की अगर महत्व की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हार होती है, और ये हार होने के बाद में संधियां होती हैं, जो कि यहाँ पर एक देवगढ़ की संधि होती है और दूसरी सुरजे गांव की संधि होती है, दो संधियां होती हैं। दोनों संधियों में यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से दोनों ही हारते हैं, जिसमें कि सिंधिया भी हारता है, सिंधिया के साथ में भोसले भी यहाँ पर हारते हैं। दोनों को हारने के बाद में यहाँ पर सहायक संधि के लिए मजबूर होना पड़ता है, और आर्थर वेरेजली यहाँ पर संधि करता है। अगर हम बात करें इस संधि के महत्व की, तो बाजीराव द्वितीय जो कि उस समय भगोड़ा था, भाग खड़ा हुआ था, पेशवा के पद का हकदार नहीं था, उसके बावजूद भी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन का याद रखिएगा, उसके बावजूद भी राजनीतिक अधिकार के अभाव के बावजूद भी पश्चिम की संधि पर उसने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, यानी कि एक प्रकार से भगोड़ा था। और उस समय वहां पर विनायक राव, अमृत राव का जो बेटा बेटा था विनायक राव, उसको पेशवा की गद्दी पर जसवंत राव होलकर ने बैठा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हस्ताक्षर हुए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर इस हस्ताक्षर से क्या हुआ था, एक बेनिफिट ये मिला था कि अंग्रेजों को सीधे यहाँ से लाभ मिल गया था। अंग्रेजों को क्या मिला था यहाँ से, अंग्रेजों को यहाँ से सीधे के सीधे लाभ मिल गया था, और अंग्रेज सीधे के सीधे बेनिफिट यहाँ से ले लिए थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपके यहाँ पर
क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये था प्रमुख आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध, जिसमें कि यहाँ पर अंग्रेजों को किस तरीके से एक बसीन की संधि और जो बाजीराव द्वितीय के साथ में कैसे संधि हुई और किस तरीके से यहाँ पर बसीन को छोड़ना पड़ा, सूरत को छोड़ना पड़ा, और साथ ही साथ निजाम और अन्य जो भी उपराज्य थे जिसमें गायकवाड़ भी थे मराठाओं के, उनके साथ में समझौता करना पड़ा और धीमे धीमे करके एक मुख्य पृष्ठभूमि की तरह यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों को यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। अगली क्लास में हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक कंक्लूडिव वे में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध होगा। उसके बाद में मराठा एम्पायर का पूरी तरीके से पतन हो जाएगा और पेशवा की जो गद्दी है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इस क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं, अगली क्लास लेकर आऊंगा। आप मेरी क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सारी क्लासेस में मैं पॉइंट टू पॉइंट वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।